हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक चल रहा था गाइस एडवांस मैथ्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट कर दी थी गाइस। इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने लाइन और एंगल यानी रेखा और कोण स्टार्ट किया था, जो हमने कंप्लीट भी कर लिया था गाइस। तो आज का इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, यानी त्रिभुज के बारे में। कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, कैसे कंपटीशन एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो आपकी एडवांस मैथ्स है, इसके क्वेश्चन सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट जो आपकी एसएससी सीजीएल की एग्जाम होती है, सीएचएसएल की एग्जाम होती है, इसके अंदर आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको एडवांस मैथ्स के, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड आपके माइंड में आता है त्रिभुज होता क्या भाई साहब। तो देखिए क्या होता है त्रिभुज, एक समतल पे यानी एक समतल लाइन के ऊपर दो तिरछी रेखाएं आपकी क्या कहलाती हैं, त्रिभुज कहलाती हैं भाई साहब। जैसे हमने इसको ए पॉइंट दे दिया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक समतल पर, ये क्या आपका एक समतल है, ठीक है भाई, सब समझ में आ गया। अब देखिए, सबसे पहली बात आपकी क्या आती है, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है। जो ट्रायंगल होता है, जो आपका त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आप बोल दोगे सर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है, सबको पता है। बट ये कैसे होता है, देखिएगा इस माइंड में कभी ये सोचा आपने कि ये 180 क्यों होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको आज बताऊंगा कि विद प्रूफ बताऊंगा कि 180 क्यों होता है, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज़ देखिए इसके अंदर, जैसे ये आपकी क्या है, एक समतल रेखा है, ठीक है भाई साहब। अब मुझे ये बताइए, अगर ये हाफ सर्किल बनेगा, ये कितना होगा, आप बोल दोगे सर 180 होगा, ठीक है। जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं कि एक समतल पे एक कोने से दूसरे कोने पे अगर आप हाफ सर्किल बनाते हो, आधा वर्त बनाते हो, तो वो आपका कितना होता है, 180 होता है। अगर ये कंप्लीट हो जाए यहाँ पे, यहाँ तक दोबारा, तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इतना समझ में आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेट पढ़े हैं आपने, सभी को पता है। कोऑर्डिनेट नहीं पता हो तो फिर देख लीजिए, ये 90 डिग्री होता है, ये कितना होता है, 180 होता है, 270 होता है, ये कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी वर्त को 4 कोऑर्डिनेट में बांटा जाए तो ये कितने होंगे, 99 के चारों कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कि देखिए ये 180 क्यों होता है। अब इससे पहले कि आज क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए। ये देखिए, ये बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं ट्रायंगल्स, क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपकी कंपटीशन एग्जाम के अंदर। देखिए बहुत सारा मटेरियल है आज पढ़ने को। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हुआ अपना बेसिक कि ट्रायंगल क्या होता है, कैसे बनता है और इसके कोणों का योग क्या होता है। अब देखिए कि इसके कोणों का योग 180 कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों, ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये इसका ए कोण है, ये इसका बी कोण है, ये इसका कोण सी है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं ए बिंदु पे, या जिसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है, वो हम खींच लेते हैं। इस देखिए अब ये कोण आपका क्या हो गया भाई साहब, मुझे बताइए। ए कोण है, ये क्या होगा, ये आपका सी कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी कोण हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके एकांतर कोण कहलाते हैं गाइस, ठीक है। एकांतर कोण क्या होते हैं, अब आपके माइंड में ये बिंदु क्लिक कर गए होंगे पॉइंट की, एकांतर कोण क्या होते हैं, वो कोण जो ट्रायंगल से बाहर बनते हैं, ठीक है गाइस। जो ट्रायंगल के अंदर नहीं बनते हैं, ट्रायंगल के बाहर जो कोण बनते हैं वो आपके एकांतर कोण होते हैं। अब देखिएगा, ये मैंने लिया क्यों, समझाने के लिए। देखिए कि अब हम प्रूफ क्या कर रहे हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान 180 कैसे होता है। जो ये अंदर वाले कोण है ट्रायंगल के, इनका योग 180 कैसे होता है। तो देखिए भाई साहब, मैंने अभी बताया था कि अगर आपके एक लाइन के ऊपर हाफ सर्किल बनता है तो ये कितना होता है, 180 होता है। तो ये देखिए भाई साहब, ये हाफ सर्किल नहीं बन गया क्या, ये कोण सी हो गया, ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया। ये देखिए ये आपका हाफ सर्किल बन गया ना, नीचे बनेगा तो भी 180 होगा, ऊपर बनेगा तो भी 180 होगा। जैसे
ये भी तो 180 होगा ना। अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, तो इसलिए अपने कोण एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी का योग कितना होता है, 180 होता है भाई साहब। इतना समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या दे रखा है। अब देखिए अपने को, जैसे ये एंगल क्या हो गया भाई साहब, ये एंगल आपका बी हो गया, आपको सबको पता है। ये एंगल आपका ए हो गया, ये एंगल आपका सी हो गया। ठीक, कन्फर्म। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, देखिए अब हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया एंगल ए सी डी। ठीक है भाई साहब, ये किसके इक्वल होगा। अब देखिए हमेशा आपको याद रखना एंगल सी कौन सा है, ये भी आपका एंगल सी होगा ना। अब इसकी बात करें ए सी, यानी जो ये बाह्य कोण है, ये यानी जिसको बोलेंगे एकांतर कोण। ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए सी डी का किसके बराबर होगा, ये भाई साहब जो अंदर के जो कोण है ना, यानी कोण ए और कोण बी के योग के बराबर होगा। कैसे होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के योग के बराबर होगा। इसके अंदर जो सी का एंगल है ना, वो इसका हम यूज नहीं करेंगे। समझ में है। देखिए बिल्कुल अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक ट्रेंगल और बनाते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने बना लिया, ये ट्रेंगल बना लिया भाई साहब। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, इस साइड क्या किया, रेखा को बढ़ा दिया। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये एंगल कितना है, ये आपका एंगल बी हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल कितना हो गया, सी हो गया भाई साहब। अब ये बी एंगल है तो ये भी देखिए बाह्य एंगल कितना, ये भी एंगल बी होगा। समझ में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जो देखिए एंगल ए, ये बाह्य एंगल जो बी है, बी और ये पॉइंट डी मान लीजिए आप, तो ये क्या होगा, डी का योग किसके बराबर होगा, इसमें ये बी इंक्लूड नहीं होगा, ए और सी के इक्वल होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल सी के इक्वल होगा। गाइस देखिए जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो ये जो एंगल ए बी सी दे रखे हैं, इनकी जगह आपको वैल्यू मिलेंगी 60 डिग्री 50 डिग्री, कुछ भी मिल जाए तो उनमें ये काम में आएगा। आपको बोल दिया जाएगा कि एंगल ए बी और डी की वैल्यू बताओ। ठीक है, यानी जो एंगल ये बी है ना, बाह्य कोण, इसकी वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पे अगर जैसे दे दिया जाए कि यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है भाई साहब, इसको बाहर बढ़ा दिया, ये आपका ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी पॉइंट हो गया। जैसे आपको दे दिया जाए, ये आपका 60 डिग्री दे दिया गया, ये आपका 40 डिग्री दे दिया गया, कितना हो गया, 100 हो गया, तो ये 80 डिग्री हो गया आपका। आपको बोला जाए, क्या बोला जाए कि भाई साहब एंगल ए सी डी, यानी ये एंगल कितना होगा, तो आपको पता है कि सामने वाले दो कोण हैं, इसको छोड़ के यानी 60 और 40 कितना कर दोगे आप, 100 कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको बोल देगा एंगल ए सी डी क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इस एंगल को छोड़ दोगे, 80 वाले एंगल को, जो बगल में एंगल है, इस एंगल को पकड़ लोगे 60 और 40 को, ये आपका क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर दोगे तो राइट आंसर हो जाएगा। समझ में। आगे देखिए, देखिए ये ट्रायंगल समझने से पहले मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी आपको। क्या बताया था, देखिए जो आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 होता है। कोई डाउट नहीं है ना इसके अंदर। अब देखिए 180 होता है, ये क्या बोल रहा है, जो ये सभी बाह्य कोण है ना, एंगल बी प्लस सी, एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस सी, इनका योग कितना होगा। तो देखिए इन सब तीनों को ऐड करोगे तो एक बार ए यहाँ आ रहा है, एक बार ए यहाँ आ रहा है, तो कितना हो गया, 2a हो गया, एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, तो 2b हो गया, 2c हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप इसको लिख सकते हो गया 2 ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अभी पूछा इसकी टोटल क्या आएगा भाई साहब, तो टोटल हमें पता है कि एंगल ए प्लस बी सी का जो योग है वो कितना होता है, 180 होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 360 आ जाएगा। ये बात आपके समझने वाली थी। कहने का मतलब कि जो सभी बाह्य कोण है, किसी ट्रायंगल के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है गाइस। आपको ये याद रखना है। अब ये पूछेगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस दे देगा कि जो ट्रायंगल के सभी बाह्य कोण होते हैं उनका योग कितना होता है,
कितना दे देगा, 90 दे देगा, 180 दे देगा। वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, बट ये जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, उनमें डायरेक्ट वैल्यू आपके याद आएंगी। जैसे इस एंगल का योग आपको दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए, 60 दे दिया जाए, इसका कितना दे दिया जाए, 100 दे दिया जाए, इसका कुछ दे दिया जाए, बट आपको पता है इन तीनों का योग कितना होगा, 360 होगा गाइस, तब इसका यू जाएगा। देखिए आगे आगे छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, क्या दे रखी है देखिए, यदि त्रिभुज के एक ही आधार पर स्थित आंतरिक और बाह्य कोण, आंतरिक कोण भाई साहब जैसे ये जो बी और ये जो डी पॉइंट मान लेते हैं हम इसे, ये एक समतल है, इसके ऊपर आंतरिक कोण कौन से हैं, जो भाई साहब ए बी सी के अंदर होंगे। बाह्य कोण कौन से हैं, जो ये बाह्य कोण ये हो गया जो सी के बाहर है आपके, समझ में है। देखिए आधार पर स्थित आंतरिक और बाह्य कोण के समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलते हैं, समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है भाई साहब, ये बिंदु हो गया। अब देखिए तो उस बिंदु पर बनने वाला त्रिभुज के शेष सभी तीसरे कोण या तीसरे कोण का आधा होगा भाई साहब, ये अपने को बोला है। तीसरा एंगल कौन सा होगा, ये बिंदु पी पे जो एंगल बन रहा है, यानी a/2 प्लस b/2, ये आपको समझना है, ठीक है। बोल क्या रहा है, यदि त्रिभुज के एक आधार पर स्थित आंतरिक और बाह्य कोण के समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलते हैं, किसी बिंदु पर मिलते हैं भाई। अब समझने वाली बात है, जो ये एंगल सी है ना, यानी बाह्य कोण है, क्या है, बाह्य कोण है आपका, एक्सटीरियर एंगल जिसे बोलते हैं, यानी BPC, यानी ये बी पॉइंट हो गया, पी हो गया, सी हो गया, इस एंगल की बात कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। इसमें जो बाह्य कोण है इसका योग क्या होगा, ये इस कोण का हाफ होगा, इस 1/2 होगा, a/2 होगा, सॉरी b/2 होगा, ये आपको क्या करना है, याद रखना है गाइस। अब इसका मैं करवाने को प्रूफ भी करवा सकता हूँ, ठीक है गाइस, बट वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए कि अगर आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं और इसका एक मिडिल पॉइंट दे रखा है, तो जो बाह्य कोण है उसका योग कितना हो जाएगा, अन्य कोणों का हाफ हो जाएगा, ठीक है। कैसे यूज जाएगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। अब देखिए ये आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, जो कोण ए है, यानी एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 80 है। देखिए एंगल बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, 40 है। एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 60 है भाई साहब, ठीक है। अब देखिएगा जो समझने वाली बात है, यानी जो ए एंगल है ना, इसके सामने जो ये रेखा होगी या समतल होगा, वो आपकी क्या होगी, ए भुजा होगी। ये क्या है भाई साहब, आपकी ए भुजा है। अब बी के सामने यानी जो एंगल बी ये है, ठीक है, इसके सामने बी भुजा होगी, ठीक है। एंगल सी है, इसके सामने सी भुजा होगी, ठीक है भाई साहब। अब समझ में है कि जो एंगल होते हैं उसके सामने वाली जो समतल होती है वो उसकी क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, अब ये आपको पूछा जाए कि ये डायग्राम आपको दे दिया गया कि पूछे कि भाई साहब ABC का क्रम बताइए कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी। तो आपको पता है ए सबसे बड़ी होगी, क्योंकि एंगल ए का जो वैल्यू वो कितनी है, 80 डिग्री है। उसके बाद देखिए बी की 60 है, बट सी की कितनी है, बी की 40 है, सॉरी सी की 60 है, तो सी बड़ा होगा। फिर कौन बड़ा होगा, आपका बी बड़ा होगा। ये आपका क्या होगा, क्रम हो जाएगा गाइस। समझ में, देखिए बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं करवाने को आपको डायरेक्ट करवा दूँ। ये समबाहु त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है गाइस। समझ में आएगा इस कि ए क्या होगा आपका, ग्रेटर देन होगा, फिर सी ग्रेटर देन होगा, फिर बी ग्रेटर देन होगा, ठीक है गाइस। ये समझने वाली बात थी कि भुजाएं कैसे पता चलती है कि ए की भुजा कौन सी, उसके सामने वाली समतल उसकी क्या होगी, भुजा होगी गाइस, ठीक है। देखिए एक साइन रूल होता है अपने पास। साइन रूल क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा ए अपॉन साइन ए, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए, एक ही बात है। बी इक्वल टू क्या होगा, साइन बी हो जाएगा आपका, इक्वल टू क्या होगा, सी साइन सी हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब इसके इक्वल टू हम लिखते हैं 2r, ठीक है भाई साहब। अब देखिए ये कैसे लिखते हैं, अभी कैसे लिखते हैं, देखिए साइन का ग्राफ क्या होता है, ये आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वैल्यू कहाँ से आती है। ये आपका क्या होता है, साइन का ग्राफ होता है भाई साहब, ठीक है।
यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लंब डाल लिया गाइस। तो इनसे ये क्या होती है, ये वैल्यू पुट होती है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, साइन का ग्राफ हो गया। इसको रफ करते हैं। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से आती है, ग्राफ से आती है। इसको हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं के। तो क्या होगा, ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल होगा, के के इक्वल होगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ए की वैल्यू हो जाएगी के साइन ए। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के साइन बी। ठीक है भाई साहब। और जो सी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, के साइन सी हो जाएगी। ठीक है, कितना समझ में है। अब देखिए, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि इसका यूज कहाँ आता है भाई साहब। तो देखिए जैसे लास्ट में हमने ये पढ़ा था, देखिए ये क्या है आपकी ए भुजा, ये बी भुजा, ये सी भुजा थी ना भाई साहब। वैसे इसके अंदर क्या है, ये आपकी ए भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है। तो इसकी वैल्यू कैसे काम में आएगी, अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाए के की वैल्यू, और एंगल दे दिया जाए कि भाई साहब ए का एंगल इतना है, बी का एंगल इतना है, सी का एंगल कितना है, तो ए बी सी की जो भुजा है उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वो इसके अंदर पुट कर दोगे। आप क्या पुट कर दोगे, जो एंगल ए की वैल्यू होगी वो यहाँ पुट कर दोगे। तो साइन 60 की, जैसे ए की वैल्यू 60 थी तो आपने साइन 60 लिख दिया। के की वैल्यू कुछ थी, मतलब 2 थी, 3 थी, तो आपके पास क्या आ गया, एंगल सॉरी भुजा ए की वैल्यू आ गई। अब भुजा बी की वैल्यू कैसे आएगी, के की कुछ वैल्यू होगी, एंगल बी की कुछ वैल्यू होगी। इसको सोल्व करोगे तो ऐसे भुजा ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसका फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, इनका क्वेश्चंस में यूज आएगा तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए अब देखिए क्या दे रखा है, एक नॉर्मल सा एंगल दे रखा है, सॉरी ट्रायंगल दे रखा है आपको। ए बी सी इसकी भुजाएं हैं, और ये ए और ये बी और ये सी इसकी क्या है, ये इसकी भुजाएं हैं, और ये इसके पॉइंट है गाइस, सॉरी ए बी सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पता करना है, हमेशा याद रखिए एक चीज़ कि ए प्लस बी है ना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, ज़्यादा होगा भाई साहब, ग्रेटर देन होगा। ये तो आपको कंफर्म पता है, क्योंकि देखिए इन तीनों का एंगल का योग क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपका 40 हो सकता है, ये आपका 60 हो सकता है, ये कितना हो जाएगा 80 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आप दो का ऐड करोगे ना, दो का ऐड करोगे तो तीसरी से हमेशा ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है भाई साहब, क्यों आना चाहिए, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है क्यों आना चाहिए। देखिए कैसे नहीं आएगा, आपने एक प्लेन लिया भाई साहब, अगर आपने ये एंगल कितना ले लिया, अगर आपने एंगल जितना कम लेते जाओगे ना उतना कम आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा भाई साहब। ठीक है, अब अगर आपने इन दोनों का ये एंगल और कम ले लिया तो अब ये ट्रायंगल आपका ऐसे बन जाएगा, यानी इतना बोल सकते हो ऐसे बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। बट प्लेन बन जाएगा तो अपने पास एंगल नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जो दो भुजाओं का योग है उनका योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है गाइस। ठीक है, तो जैसे आपको दे दिया जाए a माइनस बी, यानी जो भुजा a है और ये b है, इनका अगर आप कैंसिल करोगे तो हमेशा किससे ग्रेटर देना आएगा, c से ग्रेटर देना आएगा। बट कंडीशन क्या है, इसके ऊपर मोड आएगा, यानी वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, आपकी वैल्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव आएगी। जैसे आपने ले लिया a माइनस सी ले लिया, तो बच्चा क्या भाई साहब, b बचा, तो ये ग्रेटर देन b होगा, b से छोटा होगा। इसके बाद क्या ले लिया आपने, b माइनस सी ले लिया, कुछ भी ले लो तीसरी भुजा से क्या आएगा, छोटा आएगा भाई साहब। ये दो लॉजिकल बातें थी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए आगे अभी देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको शानदार। देखिए क्वेश्चन से समझिए, आपको ए बी सी पॉइंट करके एक ट्रायंगल दे दिया, भुजा दे दी आपको कितनी 73 दे दी, 73 दे दी, 77 दे दी, एक भुजा आपको दे दी x भाई साहब। ठीक है, अब अपने को चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिए क्या दे रखा है, x के कितने मान संभव हैं। ठीक है, हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल ऑफ x, कि x की कितनी वैल्यू संभव है। ठीक है, पहले ये देखिए अपने पास ये जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं ना, अब देखिए भाई साहब, a आपको कितना दे रखे हैं, 73 दे रखे हैं, a भुजा। ठीक है, b कितना है, ये आप कोई भी भुजा मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं 73 को a ही लूँ। ठीक है, 77 हो गया, c कितना है आपका, x हो गया। ठीक है भाई साहब, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, यानी 4 भी हो सकता है, 4 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे कितना हो सकता है, इन दोनों का योग कितना होगा, 73 और 77 का कितना हो जाएगा भाई साहब, 150 हो जाएगा।
यानी 150 लास्ट नंबर होगा। इससे पहले कितना भी हो सकता है, 149 हो सकता है, 148 हो सकता है। तो देखिए आप, ये देखिए 4 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है भाई साहब, 4 से बड़ी हो सकती है। मैंने बताया कि 4 से बड़ी हो सकती है, 5, 6, 7 कितने तक, 150 तक। लास्ट नंबर कितना हो सकता है, 150 हो सकता है। इससे पहले भी नंबर हो सकते हैं, 149, 148 भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है गाइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है गाइस, इन तीनों में से भी एक ऑप्शन सही होगा। अब दे रखा है भाई साहब 4 के इक्वल हो सकती है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, और क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 150 के इक्वल हो सकती है। बट मैंने क्या बोला, ये वैल्यू 150 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, यानी 149 हो गया, 150 कभी नहीं होगी। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या दे रखा है, देखिए 5 के इक्वल दे रखा है या 5 से बड़ी दे रखी है। तो 4 से बड़ी हो सकती है, उससे बड़ी 5 है, कुछ भी हो सकती है। ये कितना है, 149 से छोटी दे रखी है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बट ये जो ऑप्शन दे रखा है ना, सॉरी ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या नहीं दे रखा, इक्वल टू का साइन नहीं दे रखा भाई साहब। ये देखिए इक्वल होता है यहाँ पे तो वैल्यू सेम हो जाती। यहाँ पे तो आपको देखिए लेस देन इक्वल टू दे रखा है, 5 से बड़ी होगी और 5 के इक्वल होगी। बट यहाँ पे देखिए 149 नहीं देखा कि x की वैल्यू 149 होगी या नहीं होगी। इसमें बोल रहा है कि 149 से छोटी होगी, तो 149 से छोटी नहीं होगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा एक, क्योंकि देखिए इसमें लेस देन और इक्वल टू दोनों दे रखा है कि x की वैल्यू 149 भी हो सकती है और उससे छोटी भी वैल्यू भी हो सकती है। तो देखिए एक तो आपका लेस देन होता है कि भाई साहब कौन सी बड़ी संख्या है और ये कौन सी छोटी संख्या है, ये समझ लीजिए। अगर जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता उसके लिए देख लीजिए। y क्या दे रखा है, लेस देन x दे रखा है। जिसके साइड ये फेस ओपन होता है वो बड़ा होता है और जिसके साइड बैक साइड होते हैं वो छोटी वैल्यू होती है। ठीक है भाई साहब, ये ठीक है आपका, इतना समझ में आ गया। बट यहाँ पे एक लाइन और खींच देना, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, कि भाई साहब y इक्वल टू एक्स भी है साथ में। ठीक है, तो इसलिए हमने लिया कि x इक्वल टू कितना है, 149 है। बट जो सी ऑप्शन था उसमें हमको दे रखा था x लेस देन 149। समझ में दोनों में डिफरेंस क्या है, नीचे दे रखा था x लेस देन इक्वल टू 149, तो दोनों में डिफरेंस समझ में है ना आपको। ठीक है गाइस, अब देखिए आगे। अब आप इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी अपने को, देखिए क्या पूछी थी, अपने को पूछा था कि x के कितने मान संभव है, हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। ये देखिए एक क्वेश्चन के अंदर एक तो ये पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा हमसे पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, कितनी वैल्यू हो सकती है। तो देखिए अपने पास कितना आया था भाई साहब, 5 आया था। ये देखिए इस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना आया था, 149 आया था। दोनों का बीच का डिफरेंस यानी 149 से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 144 आ जाएगा। एक x खुद है तो 1 ऐड कर दूँ, ये कितना हो जाएगा, 145 आपका आंसर हो जाएगा। कितनी वैल्यू पॉसिबल है भाई साहब, 145 वैल्यू पॉसिबल है x की। समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में आपको दे रखा है, देखिए एक तो बेस ऑफ एंगल दे रखा है और बेस ऑफ साइड दे रखा है, यानी कोणों के आधार पर दे रखा है और भुजाओं के आधार पर बांटा गया। कैसे भाई साहब, ये आपका एक ट्रायंगल है, इसमें ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये आपकी A भुजा है, ये B भुजा है, ये C भुजा है। ठीक है, इसके सामने क्या होगी, A भुजा होगी, सॉरी ये इसके सामने C भुजा होगी आपकी, ये B भुजा होगी। ये देखिए अगर इनकी बात कर रहा है आपके सामने तो ये क्या होंगे, ये A भुजा, ये B भुजा, ये C भुजा, तो ये क्या हो गया आपके बेस ऑफ साइड पे हो गया, यानी भुजाओं के आधार पे हो गया। एंगल की बात करेगा तो ये 3, ये आपका एंगल B हो गया, ये एंगल C हो गया, ये एंगल A हो गया। इन तीनों एंगलों की बात कर रहे हैं तो ये डिवाइड करेंगे कोणों के आधार पे। समझ में आया इतना, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए जो ये डायग्राम दे रखा है ना, आपको इसको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से क्या करना है, समझना है। देखिए क्या देख रखा है, टाइप ऑफ एंगल्स दे रखे, त्रिभुज के प्रकार। देखिए गाइस मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। अगर मैं एक एक लेता तो इनका ज़्यादा यूज नहीं होता गाइस, बट इनका नॉर्मल यूज होता है जो आपको समझना होता है, वो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो। देखिए क्या दे रखा है, बेस्ड ऑन एंगल दे रखा है, कोणों के आधार पे। ठीक है भाई साहब, फर्स्ट पार्ट था अपना। ठीक है, दूसरा क्या था, बेस्ड ऑन साइड पे भाई साहब, जो आपकी भुजा है उसके आधार पे, कोणों के आधार पे, दोनों हो गए तो दोनों को समझ लीजिए। अब जो आपको
पहला आपका जो ये ट्रेंगल दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, एक्यूट एंगल दे रखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई साहब, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, न्यून कोण का मतलब आपको एक माइंड में एक चीज क्लिक कर गया हो कि 90 डिग्री से वैल्यू क्या होगी, कम होगी न्यून कोण। तो जो भाई साहब ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है ना, इन सभी का योग छोड़िए, जो इनकी जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, जो 90 डिग्री उससे लेस देन होगी, यानी छोटी होगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ गया। न्यून कोण का मतलब हो गया जो कोण एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, इन तीनों की वैल्यू अलग अलग 90 डिग्री से कम होगी। समझ में आ गया। अब देखिए आपको दे दिया गया रेक्टेंगल एंगल भाई साहब, ठीक है, सॉरी राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल नहीं, राइट एंगल आपको क्या दे दिया गया, जिसे हम क्या बोल देंगे, समकोण भाई साहब। अब समकोण आपके माइंड में क्लिक करते ही, समकोण यानी एंगल कितना होगा भाई साहब, 90 डिग्री होगा। कोई भी एंगल हो तो क्या हुआ, इसमें एक कोण है ना वो 90 होगा। तो ये एंगल जो बी है आपका, एंगल बी, ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अभी तक हमने पढ़ा न्यून कोण में क्या होगा, सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। समकोण यानी एक एंगल 90 डिग्री होगा, दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या दे रखा है, अब क्या दे रखा है, आपको दे रखा है अब ट्विस्ट एंगल दे रखा है भाई साहब। इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में बोले, इसका मतलब क्या है, जो थीटा है ना आपका, ये थीटा 20 डिग्री का कोण, यानी इसको एंगल बी भी बोल सकते हो अपने, बट यहाँ पे अलग डिनोट किया हमने थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए 90 डिग्री तो यहाँ पे ही हो गया ना, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से तो ज़्यादा है ए की वैल्यू, और 180 से कम है। 180 कहाँ पे होता, एक समतल पे होता। समझ में, जो ए की वैल्यू है वो देखिए 90 डिग्री तो ये हो गया, जो हमने एक लंब खींचा, इससे अधिक हो गया, बट 180 से कम है। तो यही तो बोल रहे हैं ना कि देखिए 90 डिग्री से कम होगी किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू, और भाई साहब ये जो आपका 180 से क्या होगी, कम होगी थीटा की वैल्यू, क्योंकि देखिए ए आपको कहाँ है, 90 से तो ज़्यादा, 180 से कम है भाई साहब। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया बेस्ड ऑन एंगल हो गया भाई साहब आपका। अब बेस्ड ऑफ साइड देख लीजिए भाई साहब, भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण देखिए। ये एंगल ले रखा है हमने ए बी सी, इसकी भुजाएं हैं ए बी और सी। तो हमेशा आपको क्या करना है, तीनों भुजाएं कभी इक्वल नहीं होंगी। ठीक है भाई साहब, ये तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी। समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, आगे देखिए क्या दे रखा है, आपने एक नया ट्रायंगल लिया ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, तीनों की भुजाओं का योग क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा। बट देखिए दो भुजाओं का योग क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। जैसे ए बी और आपको क्या दे दिया गया, ए सी दे दिया गया, तो दो भुजाओं का योग सेम हो सकता है भाई साहब। ठीक है, इतना समझ में, आगे बढ़िए। और देखिए जिसको नहीं समझ में है तो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से बैक कीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या दे रखा है, अगर आपको दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, देखिए ए बी और ए सी आपको क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी हैं। ठीक है भाई साहब, देखिए क्या बोल रहा है, किसी भी आइसोलेट ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल है ना, साइड इक्वल है भाई साहब, देखिए बिल्कुल इक्वल है, ए बी और ए सी इनकी जो साइड है वो इक्वल है, तो उनके सामने के केवल उसी एंगल, यानी क्या बोल सकते हैं, उनके एंगल भी क्या होंगे भाई साहब, इक्वल होंगे, केवल उसी साइड के एंगल भाई साहब। यानी ए बी की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने मान लिया ये कितना हो गया, 80 डिग्री है। ठीक है भाई साहब, ये कितना है, एक्स है, ये कितना है, एक्स है भाई साहब। अब आपको पता है जो तीनों एंगल है इनका योग कितना होता है, 180 होता है। 80 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। ठीक है भाई साहब, ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 80 इधर भेज देंगे तो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। ये आपको याद रखने वाली बात है। आपको क्या दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए कि साइड जो ए बी है, साइड ए सी है, ये अगर इक्वल है तो क्या होगा भाई साहब, जो इसके सामने वाले कोण हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई साहब। ये आपको याद रखना है, दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में। आगे देखिए आपको दे रखा है इक्विलेट ट्रायंगल दे रखा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी भाई साहब क्या होंगे, तीनों जो भुजाएं हैं वो इसकी बराबर होती हैं। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तीनों एंगल इसके बराबर होते हैं। यानी क्या होती हैं, क्या बोल सकते हो, तीनों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। तीनों
कोण बराबर होंगे, मतलब सब कुछ इक्वल होगा, तीनों कोण बराबर होंगे। तो मुझे एक बात बताइए, तीनों कोण इक्वल होंगे तो क्या लिख सकते हो आप, एक्स एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तीनों को योग कितने हो जाएगा, 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। यानी भाई साहब इनके एंगल का योग बराबर है, तो क्या होगा भाई साहब, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज यानी भुजा भी इक्वल और एंगल भी इक्वल भाई साहब। आगे देखिए अब एक थेल्स थ्योरम आती है भाई साहब। ये जो थेल्स थ्योरम है ना आपकी, जो ये थेल्स थ्योरम है भाई साहब आपकी, इसमें क्या होता है कि आपने ले लिया जो डी बी है, बी नहीं डी ई और बी सी क्या है, पैरेलल है भाई साहब। आपको क्या दे रखे, समांतर दे रखे। देखिए इसको आगे बढ़ाओगे, डी ई को आगे बढ़ाओगे और बी सी को आगे बढ़ाओगे तो लाइफ में कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि क्या है, पैरेलल है भाई साहब। अगर ये समानांतर है तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल ए डी ई है ये किसके बराबर होगा, ये लगभग बराबर होगा किसके, एंगल त्रिभुज किसके बराबर, जो दूसरा एंगल क्या बन रहा है अपने पास, जो पूरा त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। जहाँ पे भी आपको थेल्स थ्योरम का यूज यानी दो समांतर रेखाएं मिल जाएं, अगर वो इक्वल हैं तो दोनों त्रिभुज इक्वल होंगे। कौन से भाई साहब, देखिए ये जो त्रिभुज आपका ए डी ई ए है और ये पूरा त्रिभुज जो आपका ए बी सी है, दोनों इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, जो आपकी भुजा ए डी है अपोन में क्या होगा, ए बी आएगा। जो आपको ये पैरेलल दे रखा था डी ई अपोन में क्या आएगा, बी सी आएगा। लिख सकता हूँ क्या मैं, ए ई किसके इक्वल होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा, पूरा त्रिभुज होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज इक्वल हैं। तो ये थोड़ा सा आपको क्या रखना है, माइंड में रखना है, याद रखना है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी सिमिलर क्या होता है, देखिए सिमिलरली दे रखा है आपको। सिमिलरली का मतलब दोनों त्रिभुज में कुछ सिमिलर होगा गाइस। कैसे होगा, देखिए एक तो आपका क्या होता था, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, थेल्स थ्योरम पढ़ी। उसमें क्या था भाई साहब, दोनों त्रिभुज इक्वल कर दी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर साइड इक्वल होंगी भाई साहब, ठीक है। कैसे होंगी, देखिए ये एंगल ए है, ये एंगल डी के इक्वल है भाई साहब। एंगल बी है, वो देखिए दो एंगल खींच रखे हैं तो मतलब ये ई के इक्वल है। सी तीन एंगल खींच रखे हैं तो ये एफ के इक्वल है, ठीक है। देखिए कैसे, इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, ए बी, ठीक है भाई साहब। अपोन में क्या लिखूंगा, देखिए डी ई लिख दूंगा, डी लिख दिया, इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी सी जो बेस है। जो नेक्स्ट आपका ट्रेंगल है इसका बेस क्या है, ई एफ है। बचा क्या, एक भुजा आपकी क्या बची, मतलब साइड, सॉरी भुजा तो ये हो जाएंगे ना आपकी ए, ये सी हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये आपका कितना ए हो जाएगा। तो साइड किसके इक्वल होगी, ए सी अपोन क्या लिख सकते हैं, डी ई लिख सकते हैं, डी एफ लिख सकते हैं, सॉरी। ये आपके क्या करना है, आपको माइंड में रखना है। छोटी छोटी चीज़ें ये आपके आगे इनका यूज आएगा। जैसे आपको वैल्यू दे दी जाएंगे 2 3 4 ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आगे, तो उनमें इनका यूज आएगा गाइस। देखिए आगे क्या दे रखा है, आप देखिए ये आपको क्या दे रखा है, कॉन्क्रूज ट्रेंगल दे रखा है भाई साहब, यानी सर्वांगसम त्रिभुज दे रखा है। सर्वांगसम त्रिभुज का मतलब हर साइड बराबर होगी, हर भुजा बराबर होगी, हर एंगल बराबर होगा। यानी आप क्या बोल दोगे, साइड ए बी इक्वल टू क्या होगा, डी ई होगा भाई साहब, यानी ए बी डी ई। तो आप क्या बोल दोगे, ए सी इक्वल टू क्या होगा, साइड किसके इक्वल होगी, डी एफ के इक्वल होगी भाई साहब। जो बेस है आपका बी सी किसके इक्वल होगा, नेक्स्ट जो ट्रेंगल है ई एफ के इक्वल होगा। एंगल ए है ये किसके बराबर होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। एंगल बी है ये किसके इक्वल होगा, एंगल ई के इक्वल होगा। यानी बोलने का मतलब सब चीज़ें आपकी इक्वल होंगी। एक एंगल सी इक्वल एंगल एफ होगा। जो त्रिभुज ए बी सी का क्या है आपका क्षेत्रफल है, वो किसके इक्वल होगा, त्रिभुज डी ई एफ के इक्वल होगा। एंड देखिए साइड इक्वल हो गई, एंगल इक्वल हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इक्वल हो गया, तो वो क्या हो गया आपका सर्वांगसम त्रिभुज हो गया भाई साहब, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए अब ये पता करना है कि भाई साहब ये सर्वांगसम त्रिभुज है या नहीं है। क्या दे रखा है, सर्वांगसम त्रिभुज। तो देखिए जो आपकी भुजा है
ए बी वो किसके इक्वल होगी भाई साहब, देखिए ए बी इक्वल क्या हो गया, डी ई हो गया। अब देखिए ए सी तो डी ई के इक्वल होगी, तो ए सी इक्वल हो गई भाई साहब डी एफ के इक्वल हो गई। बी सी बेस किसके इक्वल होगा, इसका बेस ई एफ के इक्वल हो गया। एंगल देखिए कोण ए किसके बराबर होगा, यहाँ पे 60 डिग्री तो 60 डिग्री यहाँ पे, तो ये कोण ई के इक्वल होगा। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था और कुछ भी नहीं था गाइस, ठीक है। 50 के, अब देखिए 50 कहाँ दे रखा है, बी पे दे रखा है, 50 यहाँ पे क्या है, डी पे, तो क्या होगा एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा। आगे देखिए 70 कहाँ दे रखा है, एंगल सी पे दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, एंगल एफ दे रखा है। ये समझ में आ गया। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो किसके इक्वल होगा, त्रिभुज डी ई एफ के इक्वल होगा। समझ में आ गया। सर्वांग संगता का यही नियम है, हर चीज़ सेम होगी। अब देखिए ये देखिए आपका थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। ये क्या होता है, एस एस क्या होता है, साइड 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 होती है भाई साहब, यानी भुजा भुजा भुजा। देखिए क्या होती है, साइड साइड दे रखा है, यानी आपकी जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर होगी, डी ई के भुजा के बराबर होगी। ए सी किसके बराबर होगी, डी ई के बराबर होगी। बी सी किसके बराबर होगी, ई एफ के बराबर होगी गाइस, ठीक है। बताइए मुझे लिखने की जरूरत है, समझ में आ गया होगा ना कि आपकी भुजा भुजा बराबर दे रखे हैं, तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी एक दूसरे के। कैसे इक्वल होंगी, ए बी किसके इक्वल होगा, डी ई के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, बेस इसके इक्वल होगा, ठीक है गाइस। अब देखिए क्या दे रखा है, साइड एंगल साइड दे रखी है भाई साहब, यानी जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर होगी, डी ई के बराबर होगी। यानी एंगल बी है वो किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा। साइड दे रखे तो डी ई किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा भाई साहब, समझ में। अब देखिए आगे क्या दे रखा है आपको, इसमें क्या दे रखा है, देखिए ए एस ए मतलब कोण भुजा कोण, तो दो तो कोण इक्वल होंगे और एक भुजा इक्वल होगी। तो भुजा ए बी किसके इक्वल होगी, ए बी इक्वल होगी भाई साहब आपके डी ई के। एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के। देखिए आपको दे सकता है डायरेक्ट कि कोण भुजा कोण का नियम लग रहा है इन दो ट्रेंगल के बीच में, तो बताइए तो आप क्या करोगे, ये एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के इक्वल होगा। इतना समझ में कि दो कोण इक्वल होंगे तो दो कोण इक्वल ले ली, एक भुजा इक्वल होगी तो एक भुजा इक्वल ले ली। ये आपका क्या होता है, कोण भुजा कोण नियम कहलाता है गाइस, ठीक है। या बोल सकते हो एंगल, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल आपका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। आगे देखिए क्या दे रखा है आपको, दे रखा है आर एच एस, इसका मतलब ये नहीं है राइट हैंड साइड भाई साहब, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या, राइट हाइपोटोनियस साइड भाई साहब, इसको क्या बोल देंगे, आर एच एस को क्या बोल देंगे, राइट हाइपोटोनियस साइड, यानी समकोण समकोण भुजा भाई साहब, ठीक है भाई साहब। तो देखिए अब क्या करेंगे, समकोण कर्ण भुजा बोलेंगे, सॉरी इसको समकोण कर्ण भुजा बोलेंगे। दो आपको क्या दे रखे हैं भाई साहब, आपको ट्रेंगल दे रखे हैं। इसमें क्या होंगे, दो एंगल बराबर होंगे, यानी आपका जो एंगल बी है ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है भाई साहब। एंगल ई कितना है, ये भी आपका 90 डिग्री है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दोनों में कॉमन क्या है, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, ठीक है भाई साहब। दो भुजाएं बराबर होंगी तो क्या लिख सकते हो, ए बी भुजा किसके बराबर होगी, डी ई के बराबर होगी। ए सी भुजा किसके बराबर होगी, डी एफ के बराबर, यानी ये भुजाएं बराबर होंगी दोनों, ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है भाई साहब। ये आपका क्या है, राइट हाइपोटोनियस साइड भाई साहब, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेंटर्स आपको, यानी त्रिभुज के केंद्र दे रखे हैं भाई साहब आपको, ठीक है। तो इसके केंद्र क्या होते हैं, एक तो सेंट्रोइड होता है जिसे हम केंद्रक बोलते हैं, इन सेंटर होता है भाई साहब इसको अंत केंद्र बोलते हैं। ये क्या दे रखा है आपको, ये क्या दे रखा है, सरकम सेंटर दे रखा है, ये आपका परिकेंद्र कहलाता है। ऑर्थो सेंटर दे रखा है, आपका लंब केंद्र कहलाता है। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा आगे, इसके बाद उसमें चारों में आपको डिफाइन करके बता दूंगा। देखिए अभी जिसको इसको सी से डिनोट कर रखा है सेंट्रोइड को, और इंटर सेंटर को आपको आई से डिनोट कर सकता है, बट इसको आप किसी भी वैल्यू से डिनोट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसको जी से ही डिनोट करो। बट ये लिख रखा है कि गाइस एक वैल्यू अगर सेंट्रोइड जहाँ मिले तो मैं उसको जी लिख सकता हूँ गाइस, क्योंकि सेंट्रोइड लिखना नहीं पड़ेगा ना,
तो हिंदी नाम और इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब देखिए इनका यूज क्या है। देखिए इस डायग्राम का डायरेक्ट इसको बाद में समझते हैं, पहले एक डायग्राम बनाते हैं गाइस। देखिए ये हमने एक डायग्राम बना दिया। अब देखिएगा भाई साहब, जो माध्यिका होती है ना, माध्यिका का मतलब जो बीच वाली रेखा है, बीच वाली जो समतल है, यानी ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, इसको क्या करेगा, इसको दो भागों में बांटेगा, यानी ये 1 होगा और ये 1 होगा। अब देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, माध्यिका जो होती है वो इसको, जो बेस का होता है आपका बेस है बीस, इसको दो भागों में बांटेगा, बराबर दो भागों में, ठीक है भाई साहब, यानी 1 1 वैल्यू। अगर यहाँ पे आपको दे रखा है 1 और ये 2 दे रखा है, तो ये भाई साहब जो AD है ना, ये आपकी माध्यिका नहीं होगी, कभी भी माध्यिका नहीं हो सकती है आपकी, क्योंकि माध्यिका का नियम ही कहलाता है कि बेस को दो बराबर भागों में बांटा जाए। यही बोल रहा है आपका सेंट्रोइड। क्या दे रखा है आपको, मेडिन दे रखा है, माध्यिका क्या दे रखा है, ये केंद्रक है आपका, तो इसको क्या किया, दो बराबर भागों में बांटा, यानी BD, हम बोल सकते हैं ना BD इक्वल DE या CD, DC बोल देंगे इसको भाई साहब, ठीक है। ये इक्वल कब होंगे, जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तभी इक्वल होंगे ना। ये माध्यिका पे नियम लागू होते हैं। अगर आपको इन दोनों का वैल्यू अलग अलग दे रखी है, 1 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, अगर सेम नहीं है तो ये आपकी माध्यिका नहीं है। देखिए भाई साहब, अब देखिए ये क्या होता है, इस डायग्राम को यहाँ पे समझते हैं भाई साहब। देखिए ठीक है, मैं ऊपर चला जाता हूँ। अब देखिए क्या दे रखा है, यहाँ से आपने क्या डाला, एक लंब डाला। देखिए डायग्राम को समझिएगा, लंब डाला, यहाँ पे आपने, ये आपकी A भुजा थी, ये B भुजा थी, ये आपकी C भुजा थी। अब B एंगल से आपने एक लंब डाला, देखिएगा C एंगल से आपने एक लंब डाला। अब हमेशा याद रखिए, जो ऊपर वाला होगा ये 2 भाग होगा, नीचे वाला 1 भाग होगा, ठीक है भाई साहब। ये आपकी क्या होगी, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। बट आपको याद रखने वाली बात ये है कि अगर आप लंब डाल रहे हो तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे तो क्या हो गया, 1 1 हो गया, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऊपर क्या होगा, ये वैल्यू आपकी 1 होगी और ऊपर वाला भाग आपका 2 होगा, इसका डबल होगा, ये याद रखना है। तो देखिए मैंने भी यहाँ पे लिख रखा है, ये आपने G पॉइंट माना, तो क्या AG क्या है आपका 2 है और GD कितना है आपका 1 एंगल है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे गाइस। देखिए आपको क्या दे रखा है, ABC, एक आपको क्या दे रखा है भाई साहब, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है। अब AD मुझे ये बताइए माध्यिका है या नहीं है। अगर माध्यिका होती तो ये 3 होता, यहाँ पे 3 दे रखा है तो यहाँ पे भी 3 होता, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होता, तो ये माध्यिका नहीं है आपकी। एक चीज़ समझ में आ गया। आपको दे रखा है जो त्रिभुज ABC है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है भाई साहब। अब आपको पूछा क्या, ABD का पूछा है, यानी AB और D ये पूछा है आपको, तो कैसे पता करोगे। देखिए, तो देखिए आपको दे रखा है 3 + 2 कितना दे रखा है आपका 5 दे रखा है। किसके इक्वल दे रखा है, ये पूरा त्रिभुज के इक्वल दे रखा है, पूरे ट्रायंगल का, यानी आपको दे रखा है। देखिए भाई साहब ABC दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 5 किसके इक्वल हो जाएगा 90 के, तो 1 भाग कितना होगा 90/5 होगा, कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। 1 किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। तो अब देखिए 3 किसके इक्वल होगा, 3 × 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, क्या आपका 54 हो जाएगा। और ये किसको करना है, 2 भाग है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 18 से, कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। अब बात अपने को करनी है ABD की बात करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या बोल दोगे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। अब अपने को इसी क्वेश्चन में पूछ लेता भाई साहब कि बताइए ADC की वैल्यू बताइए, तो आप कितना बोल देते 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखा है गाइस। देखिए आपको दे रखा है AGD, यानी A बिंदु ये है आपका, G बिंदु का है ये है, और ये आपका D कहाँ पे है आपका गाइस, ये है, यानी AGD ये जो त्रिभुज है इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है दे रखा है। पूछा कि आपको भाई साहब त्रिभुज GF और आपका क्या हो गया C, यानी ये आपको पूछा है भाई साहब, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ये जो आपको दे रखा है ना AGD कितना दे रखा है 80, यानी 2 किसके इक्वल है 80 के इक्वल है भाई साहब। डायरेक्ट कीजिए क्वेश्चन को। देखिए अब इतना पढ़ा दिए, तो 1 किसके इक्वल होगा, यानी इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ये कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, कितना हो गया 10 भाग किसके इक्वल हो गया भाई साहब 40 के इक्वल हो गया,
10 कहाँ से आया समझ में, ये 3 और 7, तो 1 भाग किसके इक्वल होगा, 40/10 यानी 4 के इक्वल होगा। पूछा क्या आपको GFC, इसमें क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 7 से 4 को, कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा त्रिभुज GFC हो जाएगा आपका, ये इक्वल हो जाएगा। समझ में आपको, इतना अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए ट्रायंगल के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे ही आपका एडवांस मैथ्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके लिए 100 नहीं 1000 क्वेश्चंस लेके आऊँगा गाइस, ठीक है। पूरा उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, पूरी एडवांस मैथ्स आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है गाइस, कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर मेरा पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।